नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार बिहार के दौरे पर हैं। इसी बीच 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार आ रहे हैं। वे मधुबनी के भौड़ागढ़ी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि कार्यक्रम में लगभग 5 लाख लोग जुटेंगे। कार्यक्रम में मधुबनी ही नहीं बल्कि सुपौल, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा, अररिया और मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता और नेता पहुंचेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 10 जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। इस बड़े कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने का काम करेंगे। लगभग 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा बिहार दौरा है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद कुल चौथा दौरा, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर निशाना साध रहा है, लेकिन सवाल विपक्ष की रणनीति पर भी उठ रहे हैं। सवाल है कि एनडीए एकजुट, विपक्ष कितना मजबूत? क्या मोदी नीतीश की जोड़ी का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए। तस्वीर पटना के बीजेपी दफ्तर की है, लेकिन इस तस्वीर में सिर्फ बीजेपी के ही बड़े नेता नहीं दिख रहे, इसमें जेडीयू के नेता भी दिख रहे हैं। चिराग की पार्टी के नेता दिख रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं हम और आरएलएम के नेता भी। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि बिहार एनडीए की बड़ी बैठक है, और बैठक का मकसद है 24 अप्रैल को मधुबनी में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना। प्रिय प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, उस पंचायत दिवस को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई और सभी लोगों ने इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने का फैसला लिया। एकजुट एनडीए की ये तस्वीर संदेश है उन लोगों के लिए जो गाहे बेगाहे 2025 चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 225 सीट हम लोग देख रहे हैं ना माहौल, 225 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। चुनावी साल में एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी से बिहार को कई सौगात देंगे। एनडीए की बैठक में पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए 10 जिले के विधायक और सांसद जिलों में प्रवास भी करेंगे। खुद लोगों को रैली में शामिल होने का आमंत्रण भी देंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, एनडीए एकजुट, विपक्ष कितना मजबूत? 24 अप्रैल को एनडीए का फिर शक्ति परीक्षण है क्या? मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के क्या मायने हैं? मोदी नीतीश साथ, विपक्ष कितना परेशान? एनडीए की एकजुटता का विपक्ष के पास कार्ड क्या है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता निहोर यादव और बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर कमलेश जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी आपसे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के बाद चौथी बार और बीते 2 महीने में दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को सफल बनाने के लिए एनडीए एकजुट होकर तैयारियां कर रही है।
दूसरी ओर महागठबंधन अब तक चेहरे पर एक राय तक नहीं हो पाया है। मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए संतोष जी, प्रधानमंत्री जी के लगातार दौरा जो है ना, वो दर्शा रहा है कि उनके अंदर कितनी चिंता है, और वो चिंता के कारण वो बार बार उनको बिहार आना पड़ रहा है। और इसके पहले अमित शाह जी भी आए थे, और मैंने उस समय भी बोला था कि जब चुनावी समय होता है ना, तो उस समय कई ऐसे जो है ना चिड़िया पक्षी जो है वो दौरे और भ्रमण जो है ना अपना शुरू कर देते हैं। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वो बिहार के लिए कितना सीरियस है, कि बिहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि बार बार वो आ रहे हैं कि रणनीति में कोई चूक ना हो जाए। संतोष जी, आपको भी पता है कि बिहार में पिछले 17 सालों से सरकार जो है इन्हीं लोगों की है, और इन्हीं लोगों की देन है कि बिहार जो है आज सबसे निचले पैदान पे है। इन्हीं लोगों की देन है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं, महिलाओं के पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं, शराब की तस्करी जो है वो परवान चढ़ा हुआ है, बालू माफिया, जमीन माफिया, सारे ये इन्हीं के शासनकाल की देन है। तो मुझे लगता है याद कराने की आवश्यकता इन लोगों को है कि बिहार में आप ही की सरकार है। अब बात है मजबूती की, मजबूती पे जरूर मैं बोलना चाहूंगी संतोष जी कि एनडीए के गठबंधन में कई दलें हैं। वैसे तो जीतन राम मांझी हैं, दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान है, दलित समाज से आते हैं। चुनाव का जब समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना तमाम दलितों को हिंदुत्व का चोंगा पहना देती है। चुनाव से पहले इन्हीं लोगों को राम के अपमान के लिए जिव्या काटने की बातें भी इन्हीं लोगों के लिए फरमान जारी करवाती है। हालांकि चुनाव के समय सबों को हिंदुत्व का चोंगा पहना करके और फिर वो वापस अपने खेमे में शामिल कर देते। देखिए, एक दल जहां चिराग पासवान आज इन्हीं के अपनी विचारधारा से, जो एनडीए की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, सनातन की विचारधारा, उससे वो परे अपने आप को करते हुए आजकल लगातार वो बयान दे रहे हैं कि भाई धर्म तो आस्था का विषय है और ये सबके अपने पर्सनल चॉइस की बात है। एक और इनके जो मांझी जी हैं, जिनकी जिव्या काटने का फरमान जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था, वो कह रहे हैं कि मैं भाई 30 सीटों पे कम से कम मैं लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा का प्रतिनिधिमंडल तो मिल भी नहीं रहा है, ना जाने उन्होंने कितने सीटों की बात की है। समझ में नहीं आता है, जिस एनडीए के आपके इधर सब क्लियर है जो है वो दिख रहे हैं। नहीं संतोष जी, जिस एनडीए के 76 छेद दिख रहे हैं, मुकेश सहनी का नाम सुना है आपने? 60 सीटें मांग रहे हैं संतोष जी, और उप मुख्यमंत्री का पद भी। अच्छा पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर अपने पे भी हम आएंगे। मैं कह रही हूं जिस एनडीए के 76 छेद अभी ही दिख रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत है। भाई प्रचार और प्रसार करे कोई तो भाई एनडीए की तरह करे, जितना झूठ प्रचारित करना है प्रसारित करना है। लेकिन देखिए, बहुत सीरियस विषय है। नौकरी दाता तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है, उस लकीर से बड़ी लकीर खींचने की औकात और बिसात जो है ना एनडीए के पास नहीं है। क्योंकि जो बिहार की जनता जो पिछले 18 सालों से ठगी गई है, इस एनडीए के सरकार ने जिस तरीके से ठगा है, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, नौकरियों की बहार कर देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, माँ और बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्या ऐसा कर पाए? वो नाकाम रहे ये निहोर यादव जी, नाकामी के तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींची है, उससे बड़ी लकीर खींचने की औकात शब्द का इस्तेमाल निहारिका सारिका जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि उससे बड़ी लकीर खींचने की औकात एनडीए के पास नहीं है। निहोर जी। संतोष जी, मैं सुन रहा था सारिका पासवान जी का, आरजेडी विकास विरोधी मानसिकता इनकी रही है। प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो इनको तकलीफ होता है, इसीलिए कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं कोई न कोई सौगात, योजना, परियोजना देकर जाते हैं। तो बिहार में विकास की लकीर जो एनडीए ने खींचा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जो प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहा है, उस सहयोग से भय लगता है आरजेडी को। आरजेडी क्या तेजस्वी यादव लकीर खींचेंगे? 9वां पास अनुभवहीन व्यक्ति राजनीति में क्या लकीर खींचेंगे? आज कहते हैं बिहार में विकास नहीं हुआ, यही आरोप है आरजेडी का। बताइए, खुली आंखों से आप बिहार को देखिए, तमाम दुनिया के लोग बिहार में आ रहे हैं, पर्यटक बिहार में आ रहे हैं, 7 लाख से ऊपर आ रहे हैं विदेशी पर्यटक। वह कह रहे हैं कि बिहार में कितना चेंजेज हुआ है, चाहे सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, हर घर नल
जल के मामले में, हर क्षेत्र में हर वर्गों का विकास हुआ है, यह भी आरजेडी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। पटना से जब जाते हैं जिन सड़कों से, आरजेडी तो नहीं बनाया, ये नीतीश कुमार जी नहीं बनाया है, तो कम से कम इतना तो आंख में शर्म रहना चाहिए कि जो काम सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार, उसकी प्रशंसा आप नहीं कर सकते हैं, तो आलोचना भी यह कहकर मत करिए कि बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है। जहां अपराध की बात इन्होंने कहा, बड़ी तेजी से तेजस्वी यादव भी आजकल सोशल मीडिया पर अपराध की सूची जारी करते हैं, खैर पुलिस मुख्यालय ने उसका जवाब दिया है। लेकिन संतोष जी, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है आरजेडी के सरकार को नजदीकी से, और वह दिन भी देखा है कि जब हम लोगों के खेती पर 6 साल तक बैंड लगा दिया गया कि खेती नहीं करेगा, किसान खेती नहीं कर पाते थे, किसान के खेतियों पर बैंड लगा दिए जाते थे, कि यही था आरजेडी की सरकार। ऐसे अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं बिहार में हुआ। आप अतीत में चले गए, हम वर्तमान की बात कर रहे थे और भविष्य में क्या रणनीति हो सकती है उस पर बात कर रहे थे। कमल कमलेश जी, मेरा सवाल ये है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विकास हुआ है, अब आप चूंकि विपक्ष में हैं, तो क्या विकास हुआ है उसे देखना नहीं चाह रहे, या फिर विकास हुआ नहीं है? संतोष जी, विकास कितना हुआ है ये तो जेडीयू के प्रवक्ता बताए ही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से क्राइम रेट बिहार का बढ़ा है वह कहीं न कहीं चिंताजनक है। जहां 2001 से लेकर 2005 तक 2.41 था और आज के डेट में 16 से और 21 तक में वो बढ़ के जो है 7.83 हो गया है, तो विकास तो हुआ ही है। तो इनको समझने की जरूरत है कि विकास कहते किसको हैं। सिर्फ रोड बना देना यदि विकास है तो ऐसा विकास कम से कम आपने ये तो माना कि इन्होंने रोड बनाए, युवा जो है आज, और जो आप डेटा दे रहे हैं वो थोड़ा सा अधूरा दे रहे हैं, और उनको कमल कमलेश जी उसको मैं करेक्ट कर दूं अपने दर्शकों के लिए। आपने अपने हिसाब से उसको थोड़ा कम डेटा दिया। हम ऐसे देख लेते हैं, नीतीश वर्सेज जो लालू राबड़ी जी का शासनकाल था उसके तहत 1990 से 2005 तक एससीआरबी का डेटा है 67,249 हत्याएं हुई थी, और 2006 से 2022 तक एनसीआरबी का डेटा है 52,239 हत्याएं हुई हैं। इसी में 15,000 का फर्क है। अब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जी। अभी जो है ग्राफ जो है आपका क्राइम रेट में जो है 2001 में 1.03 था, जो कि 2016 से 21 तक में 1.2 बढ़ा था। तो ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि कहां किसमें कहां खामी है। ठीक है, उसमें वो क्राइम रेट की बात रही, जिसमें चूंकि कमल कमलेश जी इस पर हम 3 बार डिबेट कर चुके हैं, 4 बार एक हफ्ते में डिबेट कर चुके हैं। इस पर सत्ता पक्ष का कहना यह है कि उस समय एफआईआर दर्ज होती भी नहीं थी, उसके बावजूद उनका डेटा बड़ा आया है। हमारे टाइम में एफआईआर दर्ज हो रही है, हमारे टाइम में संगठित अपराध नहीं हुआ। संगठित अपराध का जिक्र किया है उन्होंने, संगठित अपराध हमारे टाइम में नहीं हुआ है, उसके बावजूद हमारा डेटा कम है। ये बोल के वो बच नहीं सकते हैं। नहीं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। हो रहे हैं जिनका लाखों का जो है अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उस पे आप क्या संज्ञान लेंगे? सिर्फ ये डाटा अभी की नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है कि क्राइम को छुपाया जाता है और जब एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर होती तक नहीं है। तो ये तो आपके माध्यम से भी कई बार हम लोगों ने देखने का काम किया, बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि एफआईआर नहीं होती है। तो उस पे तो वो तो जो डाटा, ठीक है, बात ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां एनडीए एकजुटता दिखा रहा है, और विपक्ष में अभी सीएम चेहरा कौन होगा उसको लेकर, सीटें कौन कितने पर लड़ेगा। अजीत शर्मा जी का आज का भी बयान है कि कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, और डिप्टी सीएम का चेहरा भी चाहिए। बिहार का चेहरा जो होगा जी, बिहार का वो बेरोजगार युवा होंगे जिनका भविष्य नीतीश और भाजपा सरकार ने प्रवेश और परीक्षा में घोटाला करके बेच दिया।
लेकिन तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं कि मैं हूं चेहरा। बेटियां करेंगी जो अपराधियों का शिकार हो रही हैं, वो किसान करेंगे जिनके फसलों का जो है सही मुआवजा नहीं मिलता है। नौकरशाही और भ्रष्टाचार का दंश झेलता बिहार और आम नागरिक जो है बिहार। निहोर यादव जी और दानिश इकबाल जी दोनों कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन दानिश इकबाल जी एक भी बार नहीं आया हूं मैं आपके पास, सबसे पहले आपको मौका दूंगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एनडीए अपनी ताकत दिखाएगा, इससे पहले भी संयुक्त कार्यक्रम चलाकर ताकत दिखा चुका है। देखिए जी मैं दोनों विषय पे आता हूं। पहला विषय देखिए, जिसको अंधकार में रहने की आदत हो उसको वो लैल्टन युग तक ही सीमित रहेगा, उसको विकास की उजाला नहीं दिखाई देगा। इनके लिए विकास की जो परिभाषा थी वो थी जो मुख्यमंत्री के आवास से संरक्षित अपराध को पूरे बिहार में चलाया जाता हो, जो अपराधी को मुख्यमंत्री के आवास में संरक्षण दिया जाता हो। तो ये इनके लिए विकास की परिभाषा है। अब मैं आता हूं जो अपने अलायंस है, हमारा जो एनडीए का अलायंस है वो लगातार पूरे बिहार में सभी घटक दलों के प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा बिहार के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को समाप्त कर चुका है। और हम प्रदेश स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक हमारे एनडीए के जो संवाद है, हमारे एनडीए के घटक दलों के बीच में जो संपर्क है, हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। उसी का उदाहरण था कि प्रधानमंत्री की जो आगामी योजना है 24 को उनका जो कार्यक्रम है, उसके नियमित सभी एनडीए घटक दल के नेता आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं, बैठक होती है और कैसे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होगा उसके लिए हम सब एक साथ आते हैं। और देखिए दूसरी तरफ एक ऐसा अलायंस है जो अलगाव का जमावड़ा है, जो विवादों का जमावड़ा है। सचिन पायलट आते हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है डिसाइड हम करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी उम्मीदवार होंगे। तो ये देखिए पूरी तरह से जो है यहाँ पे अलगाव है। इंडिया अलायंस के पास ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नियत है, ना कोई नेता है। ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। लोकसभा चुनाव में ये सब अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए एक साथ आए थे, अपने परिवार की राजनीतिक स्थिति को बचाने के लिए एक साथ आए थे, और अगर गलती से सत्ता मिल जाती कहीं प्रदेश में तो सत्ता को भोगने के लिए आए थे। दूसरी तरफ हमारा जो एनडीए अलायंस है वो लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लगातार बिहार के विकास की गति में आगे बढ़ा रहा है, विकास की गति को आगे सारिका जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार की जनता के लिए, बिहार के कम से कम फ्रेम में तो एक नजर आ रही है, अपने अलायंस को मजबूत आप तो एक फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे और चेहरे को लेकर विवाद तो है ही। संतोष जी, हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन मैं आपका चेहरा कौन है? लगातार महागठबंधन का चेहरा कौन है? नहीं, वो चेहरा के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। उसके पहले हम बता देते हैं कि जिस तरीके से लगातार कभी अमित शाह जी, कभी मोदी जी, नाम लेने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तेजस्वी यादव तो खुद कह चुके हैं कि वो चेहरा है। दानिश जी, सभ्यता का पालन कीजिए, सभ्यता का पालन कीजिए। माना कि भाजपा वाले बड़े असभ्य होते हैं, लेकिन सभ्यता का पालन कीजिए। चैनल में है आप, जनता देख रही है आपको। देखिए एक हमने कहानी पढ़ी थी ना, हमने कहानी पढ़ी थी ना कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोगों को फंसाएगा। यही सिद्धांत पे काम भाजपा करती है। भाजपा के अमित शाह हो चाहे मोदी जी, सगुफों का सौगात लेके आ रहे हैं निहोरा यादव जी, आपको भी पता है इस बात को अच्छा। और भूलिए मत, ये वही लोग हैं जो नवीन पटनायक का सिर्फ हाथ हिलने से उस मुद्दे को बना के वहां सरकार गिरा दी थी। अभी तो आपके नीतीश जी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं नीतीश जी का। चिंता क्यों कर रही है मुझे? चिंता हो रही है कि बिहार के संदर्भ में आप प्रधानमंत्री जी से पूछ लें कि बिहार को आपने क्या दिया है। अरे सारा गुजरात ले रहा है, बिहार वाले को ठेंगा पकड़ा दिया जा रहा है। अरे सारिका जी, बिहार में एम्स का नेटवर्क बना, बिहार में जो है रेलवे सारिका जी, इस दर्द को भी अगर देखना हो तो जब बजट पास हुआ था तो बाकी की कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले किस तरह से चिल्ला रहे थे कि पूरा बजट बिहार बजट है, पूरा बजट बिहार बजट है, वही बयान आप सुन ली थी।
संतोष जी, मैंने कहा ना, अभी तो समय आने दीजिए, नजदीक आ रहा है। सीटों का बंटवारा जब आएगा ना, तब इसी एनडीए के 76 जो छेद है ना, वो जनता को दिखाई देगी। कोई कुर्सी लेके उधर भागेगा, कोई कुर्सी लेके उधर भागेगा। अभी तो बहुत चीजें देखने को बाकी है, और जो कुछ दिख रहा है वो जनता देख रही है। लेकिन अभी आरजेडी के परिवार में कितने गड्ढे हैं? साहब जी ने बहुत सारी बातें की, परिवार में कितने लेकिन गड्ढे इन्होंने हैं? नौकरीदाता तेजस्वी यादव जी की जो खींची गई लकीर है, मीसा उसे भारती, लकीर रोहिणी खींचने की बात आचार्य, नहीं कर कितने रहा है। गड्ढे हैं? पहले आप बताइए ना, आरजेडी परिवार बताइए, अलायंस बाग में आइएगा, पहले आप आरजेडी परिवार की बताइए, आरजेडी परिवार में कितने गड्ढे हैं? अलायंस के बाद की बात है आपकी, पहले परिवार को तय कीजिए, कितने गड्ढे आपके परिवार में हैं? अरे 2005 से परिवार आपके गड्ढे में किसी बताइए। महिला के पैरों में कीलें नहीं ठोकी जाती थी। अपराध, 2005 से पहले भ्रष्टाचार का लकीर खींचने वाला, अपराध बलात्कार और भ्रष्टाचार का लकीर खींचने वाला, वो हमें लकीर खींच के दिखाएगा। नहीं, आपकी पार्टी ने क्या, किस बात की लकीर खींची है? अपराध की लकीर, भ्रष्टाचार की लकीर, बलात्कार की लकीर और बिहार को पीछे रखने की लकीर। आप बताइएगा। पहले लॉ एंड ऑर्डर इतनी बिगड़ी नहीं थी, ना कीलें ठोकी जाती थी, ना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता था, तो बिहार की जनता जानती है मारी जाती थी। तो 2005 की लकीर खींच दी थी बिहार को खटारा बनाने के लिए, बिहार को अपराध युक्त करने के लिए। और पब्लिक ठीक ने है। ये निर्णय लिया है कि इन सगुफों वालों को इस बार ठीक है। खदेड़ फेंकना है। और न्यूयॉर्क यादव जी जवाब दीजिएगा। लालटेन से जो है विकास दानिश जी, नहीं आऊंगा आपके दिखेगा। पास। लालटेन से विकास नहीं दानिश जी, दिखेगा। आपके पास आऊंगा। न्योहर जी, कम से कम अपने सहयोगी, आपके ही सहयोगी से मैंने सवाल किया है। न्योहर जी, जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि आरजेडी को चुप हो जाना चाहिए इन चीजों पर, क्योंकि आरजेडी ने 15 जैसे वर्षों की मुख्यमंत्री जी चुप हो गए हैं। जितना पीड़ा दिया है बिहार के लोगों को, जितना परेशान किया है, और इसका उदाहरण लालू यादव जी के साला सुभाष यादव जी हैं। जो उन्होंने कहा है उससे अधिक हम नहीं कह सकते हैं। मित्र हमारे कांग्रेस के बोल रहे थे अभी, तो उनको मैं एक बात याद अच्छा दिलाता निहोरा हूं। जी, बता दीजिए ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वाले मोटे तोंद वाले के का क्या संबंध था एक अन्य मार्ग से? वो भी जनता के समक्ष बता दीजिए। हुआ अरे आप कौन जैसा लोग पता हैं जो नहीं समाज डालते की थे ना, तस्करी कर रहे हैं? इतने जांच में सारे जो जिलों दोषी था, और बॉर्डर को वो पार करके, पुलिस की चौकियों को पार करके, आखिर वो कौन लोग हैं जो शराब की तस्करी कर रहे हैं? आज एक पैरेलल इकोनॉमिक बिहार में खड़ी कर रखे हैं आप ही लोग में है भाई। अब तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कांग्रेस कह के दिया है राज कि में- पुलिस की मिली भगत से ये सारी चीजें बिहार में हो रही है, और पुलिस को राज कौन में देख रहा है? मस्जिद में दारू भाग बिकता आपके था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। तो हम तो ये मान लेना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही सहयोग से बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। हम माहौल तो बिगाड़ा झूठा करते दिखावा थे। क्यों भाई? शराबबंदी के नाम पे क्यों झूठा दिखावा आप लोग कर मुझको रहे बोलने हैं? दीजिए, अब मुझको हाई बोलने कोर्ट दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हम- जब कह दिया है कि पुलिस की मिली भगत से बिहार में शराब की सारिका जी, तस्करी जवाब हो ले रही लेते है, हैं। और समय जनता बढ़ता को चला जा रहा है। सारिका जी, जवाब ले लेते हैं। के पास है। जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, कांग्रेस के मित्र को एक ही उदाहरण देता हूं, बहुत साफ सफाई से उन्होंने कहा, बिहार में संतोष जी आपको बता देते हैं 26 प्रिंसिपल की बहाली हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। एक ही जाति के 2600 प्रिंसिपल बहाल कर दिए गए। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कांग्रेस के शासनकाल में हुआ करता था। एक उदाहरण हमने दिया। ठीक है। इसलिए न कांग्रेस को हम बोलने का मुद्दे मुंह, से भटक रहे हैं न शायद। कांग्रेस को बोलने का। कमल कमलेश जी, आपकी तरफ से कई विरोधाभासी बयान आ चुके हैं। हालांकि अब 17 अप्रैल को शायद आपकी बैठक है महागठबंधन की, उसमें सब चीजें तय हो जाएंगी, या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा क्यों हो रहा है कि तेजस्वी यादव को कहना पड़ रहा है कि मैं सीएम चेहरा हूं, मुझे जिताइए, मुझे वोट कीजिए, अपने लाल को जिताइए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है? अच्छा, जो एक सेकंड संतोष जी, जो चार्जशीटेड है उसको कांग्रेस नेता मानने के लिए तैयार सब कुछ है। कांग्रेस सब न्यूज कुछ प्लीज। पहले से तय है। इसमें मानेगा। कहीं से भी कोई विरोधाभास हम लोगों के बीच में नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो आपको समय पे बता दिया जाएगा। इसके फिर लिए आप तेजस्वी लोगों यादव को और लालू प्रसाद यादव को ये कहने की जो जरूरत विपक्षी क्यों पड़ हमारे रही दल है हैं कि उनको भी तेजस्वी यादव चिंता करने की महागठबंधन का आवश्यकता चेहरा नहीं है? है। पूरी तरह से महागठबंधन इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है
आदरणीय राहुल जी कितना बार आए हैं बिहार में और वो लगातार अभी आते रहेंगे, तो उससे कहीं नहीं वो इतर जाने वाला है। तो महागठबंधन का चेहरा पूरी तरह से क्लियर है। कौन है? इसको किसी तरह की हवा देने राहुल की गांधी आवश्यकता है? नहीं है। संतोष जी, राहुल गांधी जी हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव हैं, कौन है? यही तो जानना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव और ऐसे लालू बात प्रसाद कर यादव रहे हैं ये कह चुके हैं कि तेजस्वी जैसे यादव चेहरा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है फर्जी डिग्री लेके अरे, और आदरणीय मैं चेहरे राहुल की जी बात जो कर रहा हूं, हार्वर्ड की से बात पढ़ कर रहे के हैं। जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैं कह रहा हूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं और किसकी तुलना कर रहे हैं उसका कहीं से एक दूसरे का नहीं है। आप जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं या देश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, जितने का नाम आपने गिना दिया एक लाइन से जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की, और आदरणीय राहुल जी जो है ठीक है, मैं भारत को जोड़ने और गोल कर रहे हैं, आप आर्थिक जवाब देना नहीं चाहते एवं दानिश जी। सामाजिक न्याय की बात करने वाले एक योद्धा है। सारिका जी आ रहा हूं आपके पास। दानिश जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन संतोष जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को कांग्रेस के अपनी टीस मार रहा है। जब लालू यादव ने कहा कि महागठबंधन का नेता सुश्री ममता बनर्जी होगी, यह टीस राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को अभी भी मार रहा है। ठीक है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी ने तो राहुल जी को दुल्हा बनने की बात दानिश जी कही जल्दी थी, से वो आप अपनी बात भूल गए। कंप्लीट कीजिएगा। सारिका जी के पास जाओ। संतोष जी देखिए राहुल गांधी की तारीफ करना उनके प्रवक्ताओं की मजबूरी है। मैं समझ सकता हूं उनकी मजबूरी को। राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं, जहां भी जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान करते हैं। राहुल गांधी जब पटना आ रहे हैं आजकल, वो कांग्रेस पार्टी की जो है राजनीतिक तौर से मोक्ष प्राप्ति की ओर कांग्रेस पार्टी को ले जा रहे हैं। बिहार मोक्ष की धरती है और राहुल गांधी अब इन्होंने ठान लिया है कि किसी प्रकार से कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर मोक्ष प्राप्त करके ही रहे मानेंगे। और कोई फैक्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी आते हैं तो तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात नहीं होती है। आप बताइए, इंडिया अलायंस के किसी भी एक मीटिंग्स की बात दिखा दीजिए आप एक फ्रेम में, कभी एक सम्मेलन दिखा दीजिए, कभी एक संवाद दिखा दीजिए। दूसरी तरफ एनडीए के प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक, जिला स्तर तक हमारा संवाद और कोऑर्डिनेशन लगातार मजबूत हो रहा है। और निश्चित तौर पर एनडीए आज पूरे देश में सबसे बड़ा अलायंस है और एकजुटता के साथ उसका उदाहरण है वक्फ अमेंडमेंट बिल। पूरा एनडीए एकजुट होकर के जो है बिल को पास कर रहा है। समय से आप अंदाजा लगा सकते हैं एनडीए किस प्रकार से साझा कार्यक्रम हुआ नहीं है महागठबंधन में कि एक मंच पर नजर आए, महागठबंधन ताकत पर नजर आए। ऊपर से 60 सीटें 70 सीटें मांग ली जाती हैं। जी दानिश जी सुन लीजिए, आपको मैं जवाब दे रही हूँ विशेष करके आपके लिए। जी जहां खराबी होती है, एकजुटता नहीं होती है ना, वहां बार बार मिल करके समझाने की आवश्यकता होती है, जो बार बार एनडीए कर रही है। और आपके लिए और आपके जैसे तमाम जो अकलियत और मुस्लिम समाज से आने वाले, मैं मुस्लिम भाइयों के लिए कहूंगी कि वक्फ बिल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे और आपके जैसे जो है ना सत्ता भोगी लोगों के अब दाह संस्कार जो है ना, समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि एनडीए अगर एकजुट नजर आ रहा है, एक फ्रेम में नजर आ रहा है, तो महागठबंधन एक फ्रेम में कब नजर आएगा? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।